केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया। निर्मला सीतारमण का 7वीं बार लगातार बजट पेश करने का एक रिकॉर्ड भी बन गया। इससे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बार बजट पेश किया था। आमतौर पर बजट का भाषण बहुत बोरिंग और थकाऊ माना जाता है, लेकिन आपको बजट को बोरिंग और थकाऊ कहकर खारिज करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बजट में आपके लिए एक साल का फैसला किया जाता है कि साल भर में हमारे और आपके लिए सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है और ये सभी पैसा किस तरह और कहां कहां खर्च होने वाला है, ये सब कुछ इस बजट में बताया जाता है। तो बजट का सेशन बहुत ही अहम होता है। इसलिए अब बात करते हैं बजट के अहम हाइलाइट्स पर। 1 घंटे 23 मिनट के अपने भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में आम बजट 2024-25 आखिरकार पेश कर दिया था। महंगाई और दूसरी चीज़ों पर राहत की उम्मीद के बीच निर्मला सीतारमण ने 48,21,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस बजट के अनुसार सारा पैसा कहां कहां से सरकार के पास आएगा और कहां कहां सरकार उस पैसे को खर्च करेगी। उसको समझने के लिए 100 रुपये का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि सरकार के पास 100 रुपये आता है, तो 28 रुपया उधार और दूसरी लाइबिलिटीज़ के ज़रिए सरकार के खाते में आएगा। इसी तरीके से 19 रुपया इनकम टैक्स के ज़रिए आएगा। इसी तरह 17 रुपये का जो पैसा आएगा वो कॉरपोरेट टैक्स के ज़रिए से आएगा। जीएसटी से 18 रुपये आएगा और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5 रुपये आएगा। नॉन टैक्स रिसिप्ट से 7 रुपये आएगा। इसी तरह नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 1 रुपया आएगा। कस्टम ड्यूटी से 4 रुपये आएगा। इसी तरह 100 रुपये यानी 100% 48,21,000 करोड़ रुपए की रकम सरकार के खाते में आ जाएगी। अब इस रकम को कैसे खर्च किया जाएगा वो भी देख लीजिए। उसको भी इसी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो 20 रुपये उस जो उधार के ब्याज देने में खर्च होंगे, जो सरकार ने पिछले साल उधार लिया था उसमें 20 रुपया जाएगा। उसके बाद 20 रुपये ही राज्यों को देने में खर्च होंगे, जैसे कि जीएसटी के ज़रिए जो टैक्स कलेक्शन हुआ है और ड्यूटीज़ का जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार राज्यों को शेयर करती है। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए 16 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जा रही स्कीमों के लिए 8 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह 8 रुपये ही डिफेंस में खर्च किए जाएंगे। फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर्स में भी 8 ही रुपये खर्च किए जाएंगे। सब्सिडीज़ पर 6 रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड लोगों को पेंशन देने पर 4 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरे खर्चों के लिए 9 रुपये खर्च किए जाएंगे। तो ये रहा कुल लेखा जोखा कि पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे खर्च किए जाएंगे। ये सब कुछ हमने रुपए में बताया, लेकिन दरअसल ये फीसद की बात थी। अब देखते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब के साथ क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्योंकि नौकरी पेशा लोग और बिजनेस करने वाले लोग उसी पर अपनी नज़रें बनाए रखते हैं कि अगर सालाना उनकी कितनी इनकम हो जाए तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि नए टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह 3 लाख से 7 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगाए जाएंगे, जबकि 7 लाख से 10 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स देना होगा और 12 लाख से 15 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स अदा करना होगा और 15 लाख से अधिक आमदनी पर 30% इनकम टैक्स देना होगा, जो कि पहले ही से चल रहा था। निर्मला सीतारमण ने आम बजट में रोजगार के अवसर पैदा करने के वादे के साथ साथ एमएसएमईज यानी छोटे कारोबारियों के लिए पैकेज के अलावा खेती की पैदावार में स्थिरता, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज में बढ़ोतरी और सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, इजादात और रिसर्च को अपनी 9 प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि इस बजट में गरीबों, महिलाओं, नौजवानों और किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आने वाले 5 सालों की मुद्दत के दौरान 4 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और दूसरे अवसर पैदा करने के लिए 5 स्कीमों के पैकेजेस का ऐलान किया है, जिस पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट में हमने वादा किया था कि हम विकसित भारत के लिए एक डिटेल रोड मैप पेश करेंगे। अंतरिम बजट में तय की गई रणनीति के मुताबिक इस बजट में सबके लिए बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं, ऐसा निर्मला सीतारमण ने कहा।
आपको बता दें कि इस बार का बजट जो है वो आम बजट है और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 48,21,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा दिया गया है। इस बजट में माइनॉरिटीज़ का कोई भी जिक्र तक नहीं किया गया है और ना ही उनके लिए कोई स्कीम का ऐलान किया गया है। हाँ, अलबत्ता इस बार माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का इजाफा ज़रूर किया गया है। इससे पहले माइनॉरिटी सेक्शन के लिए लगभग 2,600 करोड़ रुपए का बजट था, जबकि इस बार ये बढ़कर 3,183 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की मद में 74 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई है। इससे पहले 400 करोड़ रुपए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दिया जाता था, लेकिन इस बार उसको घटाकर 326 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने दौर में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया था। मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया था कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक यानी 8वीं क्लास तक के माइनॉरिटी छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ये स्कीम केवल 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा था। उस समय मुस्लिम समुदाय की तरफ से उस पर कड़ी आलोचना की गई थी और उसको माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक साजिश करार दिया गया था। मौजूदा बजट में मौलाना आज़ाद फेलोशिप की मद में बीते बजट के मुकाबले 54 करोड़ रुपए से घटाकर 45 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 9 करोड़ रुपए की कमी की गई है। इसी तरह माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग और इससे संबंधित दूसरी स्कीमों में भी कमी करते हुए 14 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी 4 करोड़ की कटौती की गई है। इसी तरह नई मंजिल स्कीम के तहत कोई भी फंड नहीं दिया गया है। इस तरह कह सकते हैं कि इस बजट में माइनॉरिटीज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। इस बजट में बीजेपी ने अपनी सरकार बचाने की पूरी कोशिश की है। यही कारण है कि इस बजट में बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पर कड़ी नज़र रखी और यही कारण है कि इस पर कमेंट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को बचाने के लिए बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया है और दोनों राज्यों को कुछ खास स्कीमों से जोड़ा भी गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को जिसने प्रधानमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री को जिताया, वहाँ के किसानों के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को भारत की तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बनाने वाला बजट बताया है, वहीं राहुल गांधी ने इस बजट को खोखला बताया है। दरअसल ये सत्ता और विपक्ष के बीच की बात है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में डबल ए यानी अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाया गया है और आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट कुर्सी बचाओ वाली बजट है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि इस बजट में खेती-बाड़ी, स्वास्थ्य, तालीम, पब्लिक सेक्टर और आदिवासियों पर पहले की तुलना में कम बजट रखा गया है, क्योंकि ये सब बीजेपी की प्राथमिकताएं बिल्कुल नहीं हैं। वहीं उस पर शिवसेना उद्योग ग्रुप के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की सरकार की मदद कर रहे हैं, उसी तरह महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजीत पवार का ग्रुप, ये दोनों भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो फिर एक तरफ तोहफों की बारिश है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सूखा ही सूखा है। ऐसा दोहरा मेयार क्यों है? महाराष्ट्र को नज़रअंदाज करने का जवाब यहाँ की जनता ज़रूर देगी। टीएमसी ने भी इस बजट में वेस्ट बंगाल को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। टीएमसी की तरफ से टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ये एक नाकाम बजट है, ये बजट सहयोगी दलों को रिश्वत देने वाला बजट है। ये तो रही सत्ता पक्ष और अपोजिशन का बजट को लेकर रिएक्शन। अब आइए देखते हैं कि इस बजट के बाद क्या क्या चीज़ें सस्ती और क्या क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं। दरअसल यही आम लोगों की बातें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी। तो सोना, चांदी, मोबाइल और कैंसर की कुछ दवाएं सस्ती होंगी। इसी तरह देसी कपड़े और जो देश में बनाए गए चमड़े के प्रोडक्ट्स हैं जैसे जूता वगैरह, तो ये सब सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी। ये सभी चीज़ें इसलिए सस्ती होंगी क्योंकि उन पर लगने वाली ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया है। वहीं महंगी होने वाली चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि अब पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ पर यहाँ एक्साइज़ बढ़ा दी गई है।
कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। साथ ही प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, केमिकल और सिगरेट भी महंगे हो जाएंगे, पीवीसी भी महंगा हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि अगर बजट में एक भी चीज़ महंगी होती है तो उसका असर दूसरी चीज़ों पर खुद ब खुद पड़ने लगता है। इसलिए एक चीज़ के महंगा होने को केवल एक चीज़ तक ही महदूद करके नहीं देखना चाहिए। जैसे कि अगर पेट्रोल और डीजल ही को देख लें, अगर ये महंगा होगा तो केवल पेट्रोल डीजल ही महंगा नहीं होगा, बल्कि उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन खुद ब खुद महंगा हो जाएगा, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फल वगैरह महंगे हो जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और अभी ऊपर जो चीज़ें सस्ती की लिस्ट में हमने आपको बताया है वो सस्ती नहीं रह जाएंगी, इसलिए कि ये भी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से ही ग्राहकों तक पहुंचती हैं। इसलिए सरकार के इस बजट को अगर ऑल ओवर देखेंगे तो ये एक मायूस कुन बजट है, महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट पूरी तरीके से सियासी नफ़ा नुकसान को देखते हुए बनाया गया है। दरअसल इससे आम लोगों को कोई ख़ास राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता टैक्स स्लैब में मामूली सी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन वो तो नेचुरल सी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से टैक्स स्लैब को दुरुस्त करना ही पड़ता है, वरना तो गरीब आदमी भी धीरे धीरे इनकम टैक्स के दायरे में आता चला जाएगा। दोस्तों, वैसे आपको इस बजट के बारे में क्या कुछ कहना है? हमने बजट के सिर्फ़ और सिर्फ हाइलाइट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, वरना डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। बाकी इसके बारे में हम आपको टुकड़ों में कई तरह की चीज़ें बताकर आपका ज्ञानवर्धन करेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वैसे अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई राय रखते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल न्यूज़ बल्कि व्लॉग से संबंधित वीडियोज़ भी फेसबुक पर बनाकर देते रहते हैं।